गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं नेहा शर्मा वागर्थ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कवर कर रहे हैं इस हमारे सेशन में इंडियन हिस्ट्री की सीरीज। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री में हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो कवर हो चुका था, जो कि थे एंशियंट हिस्ट्री के जो सोर्सेज हमने पढ़े थे, यानी कि ऐतिहासिक काल के हमने देखे थे स्रोत क्या क्या थे जिनके हिसाब से हमने जानकारी प्राप्त की है। ठीक है ना। अब स्रोतों के बाद जो आपका सबसे पहला टॉपिक होता है जहाँ से आपकी इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो कौन सा होता है? स्टोन एज, यानी कि पाषाण काल के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, पाषाण काल जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, पाषाण काल का मतलब पत्थरों का काल। पाषाण काल यानी कि स्टोन एज, जहां से शुरुआत होती है आपकी एंशियंट हिस्ट्री की। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम कुछ चीज़ों की जानकारी ले लेते हैं। देखो, इंडियन हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं और ख़ास तौर पे जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम उसको भी 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहले हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। एक हमारे पास होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और थर्ड नंबर पे होता है हमारे पास ऐतिहासिक काल। क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वो काफी बड़ा है, काफी लॉन्ग है, इसलिए हमको उसे बांटना पड़ता है कुछ पार्ट्स में। ठीक है, अलग अलग सोर्सेस के आधार पर, स्रोतों के आधार पर। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल हम कौन सा काल मानते हैं? ये वो काल था जब इंसानों ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था। ठीक है, उनको लिखना पढ़ना आता ही नहीं था। ये है प्रागैतिहासिक काल, यानी कि इंसान सभ्य था ही नहीं। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लोगों ने लिखना पढ़ना सीख लिया था, लेकिन हम उनकी लिखी हुई चीजों को अब तक पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, वो होता है आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल ये वो काल है जहां से हमको लिखी हुई चीजें मिलना स्टार्ट हो गई थी, मतलब कि इस काल में इंसान ने लिखना पढ़ना सीख लिया था और वो लिखने लग गया था। ठीक है, तीनों को आप अच्छे से बांट सकते हो। प्रागैतिहासिक काल जिसमें इंसान पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इस काल के जो भी साक्ष्य हैं हमको पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल हमको मिला है लेकिन हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, यानी कि हमको इतना पता है कि ये काल वो काल था जब इंसान ने पढ़ना लिखना सीखा था, है ना, लेकिन हमारे समझ में वो चीजें आ नहीं रही है। ऐतिहासिक काल जिसकी चीजें हम पढ़ भी पा रहे हैं और लिख भी पा रहे हैं, ठीक है, वो वाली चीजें हैं। मतलब कि इस काल में इंसान ने पढ़ना लिखना सीख लिया था और हम उनकी लिखी हुई चीजों को आज आसानी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, और हम उस टाइम की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल में आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे? पाषाण काल, ठीक है, और ताम्र पाषाण काल। दोनों में अंतर क्या है? देखो, पाषाण तो दोनों में सेम है, पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि इस काल का मानव क्या करता था? अपनी जीवनचर्या के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करता था। जैसे जैसे कि किसी जानवर का उसको शिकार करना है, ठीक है, तो हथियार चाहिए होगा, वो हथियार किसका होता था? पत्थर का होता था। ठीक है, कोई भी टूल है वो सब पत्थर का होता था, वेपन्स होते थे सारे पत्थर के होते थे, यानी कि उसकी जो जिंदगी है, उसका जो जीवन है वो पत्थरों के आसपास ही इर्द गिर्द घूमता रहता था। ठीक है, इसलिए हमने इस काल को क्या नाम दिया है? पाषाण काल। केवल और केवल पत्थर था मानव की जिंदगी में और कुछ भी नहीं था। ठीक है, वही बात करें ताम्र पाषाण काल की, यहाँ पर देखो पाषाण भी आ रहा है, यानी कि पत्थर का यूज भी कर रहा था साथ में, लेकिन एक नई धातु का इस्तेमाल करने लग गया था जिसको हम कहते हैं ताम्र, यानी कि तांबा। ओके, तो ये दो काल ऐसे हैं जहां पर हमको केवल और केवल उस टाइम के हथियार या टूल्स मिले हैं। ओके, हमको ऐसी कोई चीज लिखित में नहीं मिली है जिससे हम इसको पढ़ सके। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में एक ही टॉपिक आता है आपका, और वो कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ये सभ्यता ऐसी सभ्यता थी जहां पर लोगों ने लिखा है लिपि के रूप में, इनके जो मोहरें मिली हैं, ठीक है, या जो भी ठप्पे मिले हैं, उसमें अलग अलग टाइप की लिपि हमको लिखावट के रूप में मिलती है, लेकिन हम अभी तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो हमारे लिए तो वो यूजलेस है।
ठीक, इसलिए हमने उसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा है कि हमको पता है कि यहाँ के मानव ने लिखी है चीजें, वो लिखना जानता था, पढ़ना जानता था, लेकिन हम उसकी लिखावट को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रख दिया है। ऐतिहासिक काल में कौन सी चीजें आएंगी? अब ऐतिहासिक काल में वो चीजें आएंगी जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की चीजें हैं। जैसे जैसे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हमको अच्छे से पता है, पीछे हम पढ़ के आए हैं, हमको वेद पुराण ये सब कुछ लिखे हुए मिले हैं। ठीक है, आगे आने वाले टाइम पे जितना भी आपकी डायनेस्टीज आई है, मौर्य काल आया है तथा इसके बाद का काल, यानी कि वेदों के काल से लोगों ने अच्छे से लिखना पढ़ना सीख लिया था और हम यहाँ से पढ़ भी पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है ना, ये 3 कैटेगरी में हम बांटते हैं हमारे ऐतिहासिक काल को: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल देखेंगे और प्रागैतिहासिक काल में हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा? पाषाण काल, यानी कि स्टोन एज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पाषाण काल, स्टोन एज। अभी हमने देखा कि हम इस युग को पाषाण काल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पत्थरों से बने हुए हमको टूल्स मिलते हैं। ठीक है, पत्थरों से बने हुए टूल्स हमको प्राप्त होते हैं।
ओके, हम देख रहे थे पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल को देखो, पहले एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि हमने देखा था कि हम ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, बाकी यहाँ से इतने क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन आपको क्योंकि सीक्वेंस वाइज हमको चलना है इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। प्रागैतिहासिक काल को देखो हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक को हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और ऐतिहासिक काल को हम बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। यहाँ पर हम बोलेंगे इसको हिस्टोरिक पीरियड। तीनों में डिफरेंशिएट आप कर ही लोगे। डिफरेंस क्या है इनमें कि प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था, ठीक है। 3 से 4.25 तो खाली मिल जाएगा। हाँ
लैंग्वेज का है थोड़ा सा और कुछ भी। L इक्वल टू L नॉट किस 10 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ मान लेगा, 2 डिग्री सेल्सियस पे हम 2 मीटर मान लेते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस पे 2 मीटर मान लेते हैं। फाइनल लेंथ कितना, इसका 1.996 मीटर, 996 मीटर इसने ओके देखिए, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब अपन चलते हैं सबसे पहले नंबर पे आपके प्रागैतिहासिक काल में। और प्रागैतिहासिक काल में जो आपका फर्स्ट टॉपिक आता है वो होता है पाषाण काल। ठीक है, यानी कि पत्थरों का काल। इस टाइम पे मानव पत्थरों पर आधारित था। ठीक है, पत्थर ही उनकी दुनिया थे, पत्थरों से ही वो शिकार करते थे, पत्थरों से ही वो अपना कंदमूल खाते थे। जो भी उनका जीवन चल रहा था वो किनके इर्द गिर्द चल रहा था, पत्थरों के इर्द गिर्द चल रहा था। ठीक है, लेकिन देखो पाषाण काल को भी हम 3 आधारों पर बांटते हैं, क्योंकि बहुत लंबा काल था। 5 लाख साल पहले से लेकर और आज हम देखते हैं 2500 साल पहले तक का काल हम मानते हैं कि कौन सा काल था, वो पाषाण काल के रूप में माना जाता है। तो इतना लंबा काल था, तो इतने लंबे काल को हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर काल इतना लंबा है तो मतलब कि उसमें चेंजेस आए होंगे बहुत सारे। ठीक है, तो चेंजेस के आधार पर, समय में आए परिवर्तन के आधार पर, इनकी लाइफ स्टाइल में आए परिवर्तन के आधार पर हम पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो वो 3 भाग कौन कौन से थे? देखो, एक को हम बोलते हैं पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, जिसको हम कहेंगे पीलियोलिथिक एज। ठीक है, दूसरा है मध्य पाषाण काल, यानी कि मेसोलिथिक एज। और तीसरा है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, जिसको हम बोलते हैं नियोलिथिक एज। ठीक है, तो पाषाण काल जो हमारे पत्थरों का काल था, उसको भी हम बदलावों के आधार पर कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, 3 भाग हमने देख ली है, पुरा पाषाण काल,
मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अच्छा, इसमें क्या क्या परिवर्तन आए होंगे? इसमें 3 तरीके के परिवर्तन आए हैं। सबसे पहली चीज तो एक तो क्लाइमेट में परिवर्तन आता है, ठीक है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो उसमें परिवर्तन आता है, वो हम देखेंगे किस टाइप का परिवर्तन आया था। दूसरा, जो पत्थर इनके द्वारा यूज किए जा रहे थे उन पत्थरों के आकार में परिवर्तन आता है, ठीक है। और तीसरा, इनके जीवनचर्या में परिवर्तन आता है कि जैसे पुरा पाषाण काल में वो लोग क्या खाते थे, ठीक है, मध्य पाषाण काल में क्या खाते थे और नव पाषाण काल में क्या खाते थे। कृषि कब शुरुआत हुई कृषि की, पशुओं को पालना कब शुरू किया गया मानव के द्वारा, ठीक है। तो वो सारी चीजें इन तीनों में अलग अलग टाइप से आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुरा पाषाण काल। देखो, पुरा पाषाण काल ऐसा काल था, उस टाइम पे क्लाइमेट में सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया कि क्लाइमेट धीरे धीरे गर्म होने लग गया, ठीक है। इससे पहले टोटल आइस एज चल रही थी। आइस एज यानी कि जो आपका बर्फ का जो काल था, हिम का जो काल था, वो चल रहा था, आइस एज, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लग गया, कोल्ड एज खत्म होने लग गई, ठीक है। यहां से खत्म होने लगी थी कोल्ड एज। इस टाइम पे क्या करता था मानव? मानव का एक ही काम था, शिकार करना और संग्रह करना। पूरा पाषाण काल यानी कि पेलियोलिथिक एज, ठीक है। यहां पे मानव क्या किया करता था? सबसे पहली चीज तो क्या कि यहाँ पर जो मानव है उनका काम क्या था? मानव शिकारी हुआ करता था और संग्राहक हुआ करता था। शिकार करता था, खाता था पशुओं को, जानवरों को, ठीक है। उसके अलावा जो भी चीजें उनको पेड़ पौधों से प्राप्त होती थी उनका वो संग्रह किया करता था, उनको खाया करता था, ठीक है ना। तो पूरा पाषाण काल के मानव के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि उनके खाने पीने की सामग्री, तो आपको यही लिखना है, उनका जीवन किस पे चलता था? शिकार पे चलता था और संग्रह पे चलता था, ठीक है। दूसरी चीज कि यहाँ पर कोल्ड एज यानी कि हिम युग की समाप्ति शुरू हुई। समाप्ति शुरू हुई यानी कि जो हिमयुग चला आ रहा था, कहा जाता है कि पृथ्वी पहले बहुत ठंडी थी, ठीक है। पूरी पृथ्वी पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, ठीक। तो वो वाला हिमयुग यहाँ पर खत्म होने की स्थिति में आ चुका था। और हम सबको पता है कि जहाँ पर बर्फ ज्यादा पाई जाती है, चाहे आप हिमालय में चले जाओ, ठीक है, या आप अदर कंट्रीज में चले जाओ जो ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, वहां पर आपको कोई वनस्पति देखने को मिलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर बर्फ ही बर्फ है। क्लाइमेट कैसा है? एक्सट्रीम क्लाइमेट है, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड है। तो वहां पर आपको पेड़ पौधे, वनस्पति, ये सब कुछ नहीं देखने को मिलेगा। आप एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, खेती नहीं कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर क्या देखा गया है कि यहाँ पर हिमयुग की समाप्ति शुरू हो गई, यानी कि अब मानव यहाँ पर अच्छे से खेती भी कर सकेगा और वहां पर पशुपालन भी कर सकेगा, ठीक है। ओके, क्लियर है ये वाली चीजें। लेकिन अभी यहाँ पर जो पत्थर थे, जिन पत्थरों का ये इस्तेमाल किया करता था, वो कैसे होते थे? वो मोटे होते थे, वो चौड़े होते थे, ठीक है। वो अपरिष्कृत होते थे। अपरिष्कृत का मतलब होता है उनकी कोई भी शेप नहीं होती थी। पत्थर मिला, उठाया, मारा, बस इतना ही था, ठीक है। कोई शेप उनको दी ही नहीं गई थी पत्थरों को। जैसे कि जैसे नेचुरल तरीके से पत्थर पाए जाते हैं, उन्हीं का उनका उसी हिसाब से प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल में 3 चीजें याद रखना। पहला, मानव कैसा था? शिकारी था और संग्राहक था। दूसरा, यहाँ पर हिमयुग की समाप्ति शुरू हुई थी, ठीक है, अभी समाप्त हुआ नहीं है हिमयुग, समाप्ति धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी थी। पत्थर कैसे पाए जाते थे जो यूज करते थे लोग? वो मोटे होते थे, चौड़े होते थे और अपरिष्कृत पत्थरों का वो उपयोग किया करते थे। इसी को हम बोलते हैं पुरा पाषाण काल, ठीक है। चलिए, और ये पुरा पाषाण काल की एज कितनी होती थी? इसकी एज होती थी 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक आपका कौन सा काल चल रहा था? ये चल रहा था पुरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक एज चल रही थी, ठीक है। वहीं अगर अपन कंपेयर करें, अच्छा चलो आप इमेज देख लीजिए एक बार, ये रही,
ठीक है। ये आपके सामने जो पत्थर नजर आ रहे हैं ये क्या कौन से हैं? ये पैलियोलिथिक एज के हैं, यानी कि पूरा पाषाण काल के पत्थर हैं। ठीक है, ये देखो मोटे चौड़े इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे होंगे। पत्थर जिस शेप में आज के टाइम पे पाए जाते हैं उसी शेप में है, इन पे कोई भी काम नहीं किया गया है मानवों के द्वारा। ठीक है, वहीं ये देखो ये आपको मिलेंगे नवपाषाण काल के पत्थर, यानी कि नियोलिथिक एज के पत्थर मिलेंगे। मेसोलिथिक के मैंने लगाए नहीं है क्योंकि इनके बीच का ही सिस्टम चलता है उनका। नियोलिथिक में आके देखो एकदम शेप में आने लग गए पत्थर। मानवों ने क्या किया है, उनको काट छांट कर हथियार के रूप में निर्मित करा है। ठीक है, यही फर्क होता है इनमें पत्थरों में। तो पूरा पाषाण काल में नेचुरल पत्थर थे और नवपाषाण काल में पत्थरों को काट छांट कर उनकी पॉलिशिंग करके हथियार या टूल्स के रूप में उनको अच्छे से परिष्कृत किया गया था। ठीक है, क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा अब तो। हाँ, ये था पूरा पाषाण काल। चलो आगे देखो, एक बार मध्य पाषाण काल देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल में क्या चेंज आए थे? मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज। अभी पीछे पूरा पाषाण काल हमने देखा था। पूरा पाषाण काल में मानव क्या कर रहा था? शिकार कर रहा था, शिकार कर रहा था और संग्रह कर रहा था। ओके, चलिए यहाँ पर देखो, उधर टेम्परेचर क्या हो गया था? घटना शुरू हो गया था। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ चुका था। यहाँ पर तापमान का स्तर बढ़ने लगा था। ठीक है, तापमान का स्तर बढ़ेगा तो तापमान जब बढ़ेगा तभी फ्लोरा और फोना आएंगे, यानी कि जीव जंतु। ठीक है, जमीन कैसी होगी? कृषि या फिर वनस्पति उगाने के लायक बनेगी। ठीक है, क्लियर है? ये चीज समझ में आई? देखो पूरा पाषाण युग की जब हम बात कर रहे हैं तो पूरा पाषाण युग में जो आइस एज है वो खत्म होना शुरू हो गई थी। ठीक है, वहीं मध्य पाषाण काल में टेम्परेचर बढ़ गया था, तापमान बढ़ने लग गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो टूल्स जो थे, पत्थर थे, जो पत्थरों का आकार कैसा होने लग गया था? थोड़ा छोटा होने लग गया था। छोटा होने लगा था। ठीक है, और यही मध्य पाषाण काल ही है जहां पर सबसे पहले आपको डोमेस्टिकेशन के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि पशुपालन के साक्ष्य। सर्वप्रथम अगर आपसे पूछा जाए पशुपालन कौन से युग में स्टार्ट हुआ था, तो वो मध्य पाषाण काल में ही शुरू हुआ था। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि यहाँ पर तापमान का स्तर बढ़ने लगा था। पृथ्वी पर तापमान का स्तर बढ़ा, बर्फ पिघली, यानी कि जमीन कैसी हो गई? यहाँ जमीन जमीन पे वनस्पति आने लगी। ठीक है, यहाँ चलो अपन कृषि हटा देते हैं क्योंकि कृषि बाद में स्टार्ट होती है। हालांकि कृषि करने लायक जमीन बनने लग गई थी लेकिन अभी हम नहीं लिखेंगे उसको। ठीक है, वनस्पति उगने लग गई थी यहाँ पर क्योंकि जमीन खाली हो चुकी थी, बर्फ जा चुकी थी, टेम्परेचर बढ़ने लग गया था। ठीक है, उसके साथ ही जो पत्थरों का आकार था वो थोड़ा छोटा होने लग गया था। पूरा पाषाण काल में हमने पत्थर देखे थे, बड़े बड़े पत्थर होते थे, चौड़े चौड़े पत्थर होते थे, अपरिष्कृत पत्थर होते थे। यहाँ पर पत्थरों को थोड़ा काट छाट करके थोड़ा छोटा बनाया गया। ठीक है, और सर्वप्रथम पशुपालन यहीं पर शुरू हुआ क्योंकि अब जमीन उस लायक हो चुकी है कि जीव जंतु बढ़े उस पे। ठीक है, देखो हिम युग में आप आज भी चले जाओ कहीं पर भी जहां पर बर्फ जमी होती है, वहां पर ना तो आपको जीव जंतु ज्यादा देखने को मिलेंगे और ना ही वनस्पति देखने को मिलेगी। कुछ एक जो उस एनवायरनमेंट में ढल सकते हैं उसी टाइप के जीव जंतु और उसी टाइप के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन आप नीचे की तरफ आ जाओ, ठीक है, जहां पर टेम्परेचर अच्छा खासा होता है, ठीक है, वहां पर आपको अच्छे से जंगल भी देखने को मिलेंगे। जंगल आपको कहाँ मिलेंगे? वहीं मिलेंगे जहां पर तापमान अच्छा खासा होता है। ठीक है, और जंगल है तो मतलब पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, और पेड़ पौधे हैं तो उन पर निर्भर जीव जंतु भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा पृथ्वी का तो जीव जंतुओं की संख्या बढ़ी और
पेड़ पौधों की संख्या भी बढ़ने लगी। ठीक है, तो जीव जंतु जब बढ़े तो मानवों ने क्या किया, उनको पालना शुरू किया अलग अलग उद्देश्यों के लिए, कुछ मांस खाने के लिए, कुछ उनको उनका दूध पीने के लिए, ये सब कुछ। लेकिन यहाँ पर अभी ये चीजें शुरू नहीं हुई थी। स्टार्टिंग में जो पशुपालन हुआ था वो पशुपालन हुआ था सेफ्टी के आधार पर, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि मानव बड़े बड़े जो जीव जंतु थे उनसे रक्षा करने के लिए पशुपालन करना शुरू किया था उन्होंने। ओके, चलिए यही अपन कंपेयर करें नवपाषाण काल को। नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। अभी अब इनको डिटेल में और समझेंगे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप कंपेयर कर लो कि तीनों में फर्क क्या था। ओके, बाकी ऐसा मत समझना कि अभी छोटा छोटा ही हो रहा है, पूरी डिटेल में आपसे सारी चीजें डिस्कस करी जाएंगी। नवपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से पाए गए हैं भारत में, मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं, और पूरा पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से। अभी हम तीनों एजेस को हम केवल और केवल कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, मध्य पाषाण काल का हमने टाइमलाइन नहीं देखा, ये कहाँ से कहाँ तक है, 10,000 वर्ष पूर्व पे शुरू हो गया था, सॉरी 10,000 वर्ष ईसा पूर्व पे खत्म हुआ था आपका पूरा पाषाण काल, और वहीं से शुरू हो गया था मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल की एज आएगी 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है, ये मध्य पाषाण काल की एज है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अब लोगों ने अच्छे अच्छे छोटे छोटे टूल्स जो है, शार्प टूल्स कह लीजिए, पेने टूल्स कह लीजिए, जो हथियार है वो डेवलप करना शुरू कर दिया था। ठीक है, नवपाषाण काल एक बहुत इंपॉर्टेंट काल है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आपके नवपाषाण काल से आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, वो नवपाषाण काल के जस्ट बाद में ही स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, यानी कि नवपाषाण काल का जो मानव है वो अच्छे से डेवलप हो चुका था। ठीक है, तो इसमें हमको क्या क्या देखना है, सबसे पहली चीज तो कि यहाँ पर एग्रीकल्चर यानी कि कृषि की शुरुआत हो गई थी, कृषि की शुरुआत हो गई थी, कहां पर, नवपाषाण काल में शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे और क्या क्या चीजें शुरू हो गई थी, और हमारी पोट्री यानी कि जो मृत भांड है वो स्टार्ट हो गए थे बनने। थोड़ा लिंक करके चलना, देखो पोट्री की जरूरत हमको कब पड़ती है, कृषि लोगों ने करी, कृषि के बाद अनाज उपजाया। ठीक है, अनाज जब पैदा हुआ, खाना वाना बनाना उन्होंने शुरू किया, तो उस खाने को रखने के लिए बर्तनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बर्तन हमारे कब से शुरू हुए बनने, नवपाषाण काल में ही शुरू हुए, जब हमने कृषि करनी शुरू कर दी। इससे पहले कृषि थी नहीं, तो अनाज था नहीं, तो बर्तनों की भी हमको आवश्यकता नहीं थी। व्यक्ति क्या कर रहा था उस टाइम पे, शिकार ही तो कर रहा था और खा रहा था, शिकार करता और खा लेता, बस इतना ही तो था, कहीं स्टोर करने की उसको जरूरत थी ही नहीं। ओके, चलो, कृषि की शुरुआत हो गई थी, पोट्री की शुरुआत हो गई थी, उसके साथ ही ये काल जो आएगा आपका 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक की टाइमलाइन, ये आपकी आएगी नवपाषाण काल की। क्लियर है आपको, और यहीं 2500 बीसी जिसको आप कहते हो, यहीं से शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता की आगे चलकर। ओके, तो इसको लिंक करते हुए चलना। अब यहाँ पर बात करें टूल्स की यानी कि पत्थरों की, तो पत्थरों के जो हथियार है अधिक परिष्कृत व छोटे होने लगे। अधिक परिष्कृत व छोटे होने लगे, ये वाली चीजें हैं। तीन चीजें आप याद रखना, पूरा पाषाण काल में पत्थर
बड़े बड़े होते थे, चौड़े होते थे, ठीक। जैसी नेचुरल शेप उनकी होती थी उसी नेचुरल शेप में ही उनका यूज किया जाता था। मध्य पाषाण काल में थोड़े छोटे होने लगे और नव पाषाण काल में इनको बिल्कुल शेप दे दी गई थी, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे और एकदम यूज करने लायक बना दिया गया था इनको। दोबारा से आप ये पिक देख लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। ये आपके पुरा पाषाण काल के हथियार है जो कि अपरिष्कृत है, और ये नव पाषाण काल के हैं जो परिष्कृत पूर्ण रूप से डेवलप हथियार हैं, ठीक है। चलिए, आई होप तीनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्लाइमेट की अगर बात करें पुरा पाषाण काल में, तो क्लाइमेट कैसा था, आइस एज थी लेकिन वो खत्म होना शुरू हो चुकी थी, ठीक। वही भी मध्य पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर तापमान बढ़ने लग गया था, इसलिए जीव जंतु बढ़े, पेड़ पौधे बढ़े और हमने जीव जंतुओं को पालना शुरू कर दिया। तो अगर पूछा जाए पशुपालन सबसे पहले कौन से काल में शुरू हुआ, तो मध्य पाषाण काल में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कृषि सबसे पहले कब आरंभ हुई, तो वो आपको लिखना है नवपाषाण काल में कृषि सबसे पहले आरंभ हुई थी। क्लियर है? चलो यहां से आगे अपन देखते हैं फिर। सबसे पहले पूरा पाषाण काल। अब हम तीनों को एक साथ नहीं देखेंगे, अलग अलग करके देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। पूरा पाषाण काल का मैंने आपको बता दिया, पत्थर यहाँ पर चौड़े होते थे, मोटे होते थे, आइस एज चल रही थी जो कि खत्म होना शुरू हो चुकी थी। लेकिन हमने इसका टाइमलाइन देखा था। देखो टाइमलाइन हमने क्या देखा था, 5 लाख ईसा पूर्व से हमने देखा था 10,000 ईसा पूर्व। आपको नहीं लगता बहुत लंबा टाइमलाइन है ना? काफी लंबा है। यानी कि पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, इन तीनों में सबसे लंबा टाइमलाइन किसका है? पुरा पाषाण का। और लंबा टाइमलाइन है मतलब इस दौरान बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, है ना? तो उन चेंजेस को समझने के लिए हमने दोबारा से इसको 3 भागों में बांटा, ठीक है। थोड़ा माइंड में देखो, क्लियरिटी रखना। सबसे पहली चीज हमने देखी ऐतिहासिक काल। इतिहास का काल हम शुरू कर रहे हैं, यानी कि प्राचीन काल का भारत हमने शुरू किया है। टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ, सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसमें हम देखो एंशियंट हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। एक प्रागैतिहासिक काल बांट रहे हैं, एक वो आद्य ऐतिहासिक काल, और एक को हमने बोला ऐतिहासिक काल, ठीक है। इन तीनों में अंतर आपको पता है। प्रागैतिहासिक काल मतलब लिखना पढ़ना मानव को नहीं आता था, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब उनको लिखना पढ़ना आता था लेकिन हम अभी तक उनकी लिखाई समझ नहीं पाए हैं। और तीसरा ऐतिहासिक काल मतलब अब मानव लिखना पढ़ना सीख चुका था और उनके द्वारा जो भी लिखा हुआ छोड़ा गया है वो हम पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। इस काल में हमने बांटा था। सबसे पहले हमने देखा प्रागैतिहासिक काल, जिसमें आपका स्टोन एज आता है, यानी कि पाषाण काल आता है। पाषाण काल क्योंकि बहुत लंबा टाइम पीरियड था, 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 2,500 वर्ष पूर्व तक है ना? तो बहुत लंबा टाइम है, इसलिए हमने इसको भी समझने के लिए 3 भागों में बांटा, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पुरा पाषाण काल अपने आप में ही बहुत बड़ा काल है, 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। तो इसको समझने के लिए भी हमको कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे पुरा पाषाण काल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट आते हैं? 3। एक तो आता है निम्न पुरा पाषाण काल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लोअर पेलियोलिथिक एज, ठीक है। वहीं दूसरे नंबर पर आता है मध्य पुरा पाषाण काल, जिसको हम बोलेंगे मिडिल पेलियोलिथिक एज। और थर्ड नंबर पे जो आता है उसका नाम है उत्तर पुरा पाषाण काल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अपर पेलियोलिथिक एज। क्लियर है? पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया। अब हमको ना अलग अलग इनको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, बस आप लोग टाइमलाइन याद रखना। इन तीनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है उत्तर पुरा पाषाण काल, ठीक है। बाकी इन दोनों के बारे में आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है। टाइमलाइन है वो हम लिख लेते हैं, कौन कौन सा टाइम था। तो देखो निम्न पुरा पाषाण काल 5 लाख
ईसा पूर्व से लेकर 1.5 लाख ईसा पूर्व तक का काल हम किसको मानते हैं? निम्न पुरापाषाण काल को। ठीक है, वही मध्य पुरापाषाण काल का काल हम मानेंगे 1.5 लाख ईसा पूर्व से 35,000 ईसा पूर्व तक। क्लियर है? और वही हम उत्तर पुरापाषाण काल का काल मानते हैं 35,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। आई होप क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को किस तरीके से हम चीजों को बांटते हुए चल रहे हैं। क्लियर है? चलिए, ओके। यहाँ मैंने आपको बताया कि निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। यहाँ पर टोटल आइस एज चल रहा था, यानी कि हिमयुग चल रहा था। ना कोई वनस्पति थी और ना ही किसी टाइप का कोई जीव जंतु इस टाइप के थे कि जिनका हम उपयोग कर सके। ठीक है, बड़े बड़े जीव जंतु होते थे उस टाइम पे जिनका मानव इस्तेमाल नहीं कर सकता था, या मानव खुद उनसे डरता था। बचने के लिए अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाता था। ठीक है, तो हमको निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम देखते हैं उत्तर पुरापाषाण काल, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपको पेंटिंग्स मिली थी, केव पेंटिंग्स, वो कहाँ की मिली थी? वो उत्तर पुरापाषाण काल की ही है। भीमबेटका का नाम आप सुनते होंगे। भीमबेटका का जो अस्तित्व है वो कब से स्टार्ट माना जाता है? वो माना जाता है उत्तर पुरापाषाण काल, यानी अपर पैलियोलिथिक एज के टाइम से ही माना जाता है। तो स्टार्टिंग में जो आपको ह्यूमन सेटलमेंट मिला था नेचुरल केव्स में, वो कहाँ पे मिला था? वो यही मिला था। ठीक है, चलिए, ये हमको लिखने की आवश्यकता है। मानव द्वारा निर्मित प्रारंभिक गुफा चित्र या गुहा चित्र जो हमको मिले हैं भीमबेटका में। ठीक है, भीमबेटका कहाँ पर है? भीमबेटका है मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर मानव के सबसे पुराने सेटलमेंट्स मिले हैं और उनके चित्र हमको मिले हैं। ठीक है, तो ये कब के हैं? ये है उत्तर पुरापाषाण काल के, जब हमारा जो काल है वो उत्तर पुरापाषाण से मध्य पाषाण काल के बीच में सेट हो रहा था, उस टाइम की बात है ये। ठीक है, चलिए, ओके, चलो, उत्तर पुरापाषाण काल के बारे में और क्या क्या आप जानकारी लिख सकते हो? सबसे पहली चीज तो मेसोलिथिक एज के बिल्कुल पहले था। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लग गया था, तापमान बढ़ने लगा था तथा हिमयुग समाप्त होने लगा था। ठीक है, और सर्वप्रथम मानव सभ्यता के साक्ष्य कहां से मिले थे? भीमबेटका की भीमबेटका के शैलाश्रय मतलब गुफाओं से मिले थे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि इन गुफाओं की खोज किसने करी थी? भीमबेटका नामक गुफाओं की खोज किसने करी थी? तो उनका नाम याद रखना, वीएस वकांकर। खोजकर्ता कौन थे? वीएस वकांकर, जिन्होंने 1957 में भीमबेटका की खोज करी थी। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक एज में याद रखना ये वाली चीजें। क्लियर है? चलो, एक हम टर्म देखते हैं
एंशियंट हिस्ट्री में, जिसको हम बोलते हैं नर्मदा मैन। नर्मदा मैन कहा जाता है कि सबसे पहले जो मानव का साक्ष्य है, यानी कि स्टार्टिंग में मानव कैसे हुआ करते थे, ठीक है, वो साक्ष्य कहाँ पर मिला है? नर्मदा नदी के किनारे पर मिला है। नर्मदा नदी के पास एक जगह का नाम है और उस जगह का नाम है हथनोरा विलेज, ठीक है, मध्य प्रदेश में। वहां पर हमको सबसे पुराने मानव के अवशेष मिले हैं, ठीक है, होमो स्पीशीज के अवशेष मिले हैं, और जो स्पीशीज बिलोंग करती थी होमो इरेक्टस से। आज के टाइम पे हमारी जो स्पीशी है, हम जिस प्रजाति के मानव है उनको कहते हैं होमो सैपियंस, ठीक है, लेकिन हमको प्रारंभिक मानव के अवशेष मिले हैं और उनकी प्रजाति कौन सी थी? होमो इरेक्टस, याद रखना, इसलिए उसको नर्मदा मैन कहा जाता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत में प्रारंभिक मानव अवशेष, या फिर कह सकते हो उसका जो भी कंकाल है वो अवशेष नर्मदा नदी के पास हथनोरा गांव में प्राप्त हुए, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, और नर्मदा के पास मिले मानव अवशेष जिसे नर्मदा मैन कहा जाता है, जिसे नर्मदा मैन कहा जाता है, उसकी प्रजाति होमो इरेक्टस थी, ठीक है, और हम कौन से हैं? हम हैं होमो सैपियंस, ठीक है, हम बाद में प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो ये जो मानव मिला है हमको नर्मदा नदी के आसपास, जिसको हमने बोला है नर्मदा मैन, जो कि भारत में सबसे प्रारंभिक मानव का अवशेष है, ठीक है। तो ये कितने पुराना है? ये पुराना है आपके 2.5 यानी कि 2.5 लाख वर्ष पुराना मानव है, ये पुराना मानव है, ठीक है। और इसकी खोज किसने करी थी? खोजकर्ता कौन है? याद रखना, खोजकर्ता भी पूछ लिए जाते हैं आपसे। खोजकर्ता है अरुण सोनकिया। क्या नाम है? अरुण सोनकिया। तो नर्मदा मैन के बारे में याद रखना, आपसे कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1982 में, यानी कि 1982 में, ठीक। अब हमने 2 सन पढ़े हैं, एक तो 1957 और एक 1982। 1982 में होमो इरेक्टस नाम की प्रजाति, जो कि भारत में सबसे प्रारंभिक मानव था, उसकी खोज हुई थी, ठीक है, और अरुण सोनकिया ने करी थी। वहीं बात करें भीमबेटका की खोज वीएस वकांकर ने करी थी 1957 में। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, चलो, नर्मदा मैन के बाद में कहा जाता है कि जो पैलियोलिथिक मैन है, यानी कि पूरा पाषाण काल में जो मानव माने जाते थे, उनको क्वार्ट्जाइट मानव भी बोलते थे, क्योंकि वो जो पत्थर का इस्तेमाल करते थे ना, वो पत्थर होते थे क्वार्ट्जाइट के। क्वार्ट्जाइट के पत्थर बहुत ही मजबूत आते हैं। आज के आप पत्थर देख लीजिए, थोड़ा सा आप इस्तेमाल करोगे, तोड़फोड़ करोगे, टूट जाते हैं, ठीक है, लेकिन क्वार्ट्जाइट के जो पत्थर है वो जल्दी से नहीं टूटते हैं, वो बहुत मजबूत होते हैं। इसलिए पुराने जो मानव थे उनके द्वारा ये इस्तेमाल किए जाते थे शिकार करने में, टूल्स के रूप में, ठीक है, खोदने के लिए, काटने के लिए, इन सब के लिए वो किसका इस्तेमाल करते थे? क्वार्ट्जाइट पत्थर का इस्तेमाल करते थे। इसलिए उस काल का जो मानव था उसको हम क्वार्ट्जाइट मैन यानी कि क्वार्ट्जाइट मानव भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज भी नोट करने लायक है, नोट कर लीजिएगा आप। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट की।
महत्वपूर्ण पुरापाषाण स्थल। 3 याद रखने हैं, ज्यादा आपको याद नहीं रखने हैं। सबसे पहला अभी हम डिस्कस कर चुके हैं भीमबेटका। भीमबेटका से क्या प्राप्त हुआ है? गुहा चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है, यानी कि शैलाश्रयों में चित्र प्राप्त हुए हैं। और ये अभी अभी हमने देखा है कि कौन से काल में प्राप्त हुआ था, ये अपर पेलियोलिथिक में प्राप्त हुआ था, ठीक है, इसलिए हम इसको पुरापाषाण कालीन स्थल के रूप में मानते हैं भीमबेटका को। सबसे पहले केव पेंटिंग्स जो प्राप्त हुई थी वो कहाँ प्राप्त हुई थी? भीमबेटका में, और ये स्थित है नर्मदा घाटी में, ठीक है। वहीं दूसरी बात करें, दूसरे नंबर पर जो आपका स्थल आता है वो आता है कुरनूल, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में कुरनूल नामक स्थान है। यहां पर आपको राख के जमाव मिलेंगे, राख के अवशेष मिलेंगे, जिससे हमको क्या ज्ञात होता है कि पुराना जो मानव था वो किससे परिचित था? वो आग से भी परिचित था, वो आग का या अग्नि का इस्तेमाल करता था, ठीक है। पुरापाषाण युग में आग का इस्तेमाल हो चुका था, ठीक है, खोज हो चुकी थी। चलिए यहां पर क्या प्राप्त हुआ है? यहां से राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि पुरापाषाण काल का मानव आग से परिचित था। आग से परिचित था तभी तो राख मिली है, ठीक है। तीसरे नंबर पर भीमबेटका, कुरनूल, और थर्ड नंबर पर जो जगह आती है उसका नाम है हुंसगी, जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। हुंसगी कहां पर है? कर्नाटक में स्थित है। यहां से देखो मानव सेटलमेंट के साथ साथ, यानी कि मानव की बस्तियों के साथ साथ हमको फैक्ट्रियों के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पत्थर जो भी यूज करते थे वो लोग, उनको परिष्कृत करने का काम भी होता था, फैक्ट्रीज भी थी, ठीक है। जैसे कि आपको कोई टूल इस्तेमाल करना है तो आप डायरेक्ट पत्थर उठा के थोड़ा ना टूल इस्तेमाल करने लग जाओगे, आपको थोड़ा उसको पैना करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए आप कहाँ लेके जाओगे? उसके लिए आप वहां लेके जाओगे जो उनका काम करता है, यानी कि फैक्ट्री में। तो यहाँ पर क्या क्या मिला है? यहाँ पर हैबिटेशन के साथ फैक्ट्रियां भी मिली है। मानव बस्तियों के साथ फैक्ट्री के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये 3 साइट आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ओके। तो आज की क्लास में हमने करा पुरापाषाण काल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम मध्य पाषाण काल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पुरापाषाण काल एक बार फिर से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। पुरापाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। इन दोनों के बारे में हमको कोई जानकारी हासिल नहीं करनी है, बस टाइमलाइन याद रखना। 5000 ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व, ठीक है। मध्य पुरापाषाण काल का 1.5 लाख ईसा पूर्व से 35,000 ईसा पूर्व, और उत्तर पुरापाषाण का 35,000 से 10,000 पर हम आ जाते हैं। उत्तर पुरापाषाण काल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर मानव द्वारा बनाए गए सबसे पहले चित्र जो कि गुफाओं में बनाए गए थे वो हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कहाँ से? भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं, ओके। ये देखिए भीमबेटका, और भीमबेटका सर्वप्रथम मानव सभ्यता के साक्ष्य हैं, और वी एस वाकांकर
जो कि 1957 में उन्होंने खोजा था ये वाला प्लेस, कौन सा, भीमबेटका। यहाँ पर तापमान बढ़ने लगा था और हिमयुग का समापन शुरू हो गया था। क्लियर है। चलो आगे हमने देखा नर्मदा मैन के बारे में कि हमको नर्मदा नदी के पास जो हथनौरा विलेज है वहां पर प्राप्त हुए हैं कुछ मानव का अवशेष, और वो मानव कहा जाता है भारत का सबसे प्रारंभिक मानव था। ठीक है, यानी कि 2.5 लाख वर्ष पुराना मानव था। चलो उसको क्या कहा जाता है, उसको नर्मदा मैन कहा जाता है। और वो कौन सी प्रजाति का था, होमो इरेक्टस प्रजाति का था। अरुण सोनकिया ने इस मानव की खोज करी थी और 1982 में करी थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे महत्वपूर्ण पुरापाषाण स्थल, ये हमने देख ही लिया है, भीमबेटका है, कुरनूल है और हुंसकी है। कहाँ पर फैक्ट्री के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हुंसकी में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कुरनूल में क्या प्राप्त हुआ है, राख के ढेर प्राप्त हुए हैं। कुरनूल से ही हमको ये पता लगा है कि राख के ढेर हैं, यानी कि मानव को उस टाइम पे आग का नॉलेज था, आग जलाना उसको आता था। ठीक है, भीमबेटका हम क्लियर कर चुके हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्लाइमेट पे फोकस करना है, थोड़ा थोड़ा लिंक बना के चलो। ठीक है, कि अच्छा पशुपालन सबसे पहले मध्य पाषाण काल में हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने लग गया था, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रजातियां बढ़ेंगी। ठीक है, इसलिए हमने पशु बढ़े तो पशुओं को पालना शुरू कर दिया। ठीक है, नवपाषाण काल में टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो चुका था और ज्यादा डेवलप हो चुकी थी चीजें, तो हमने कृषि करना भी शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से लिंक बना के चलो तो चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।